को समझने के लिए हम थोड़ा सा आपको वर्ल्ड ओवर में ले चलेंगे। यूएनडीपी ने एसडीजी गोल्स करके निकाले, जिसमें 17 गोल्स हैं और कई सारे ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। और उसके बैकग्राउंड में वर्ल्ड ओवर में डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, डिफरेंट बैंक्स हैं, उनको ये बताया गया, या डिफरेंट गवर्नमेंट्स हैं कि हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं दैट शुड बी सस्टेनेबल। उसमें कोप 27 के रूप में जो पेरिस एग्रीमेंट के बाद वाला हुआ कोप 27 एनवायरनमेंट का, उसमें ये लिया गया वर्ल्ड ओवर में कि 2000 जो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है अभी 1.10 पिछले 30 सालों में बढ़ा है, 1.50 तक कैप कैसे किया जाए जो हमारा लेवल था, उसके लिए वर्ल्ड ओवर में इसकी चर्चा हुई। और उसी को देखते हुए वर्ल्ड ओवर में कई सारे प्रोडक्ट्स लाए। अभी जस्ट आप कल का मैं अखबार देख रहा था, इंदौर म्यूनिसिपैलिटी ने ग्रीन बॉन्ड्स में वो उन्होंने लाया और वो ओवर सब्सक्राइब हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम इसलिए ला रहे हैं, उसी से हमारा बैंक का निकले। ग्रीन बॉन्ड्स आर दोज बॉन्ड्स जिसके प्रोसीड्स को ग्रीन बैंकिंग में लाया जाए। ग्रीन बैंकिंग कहने का मतलब वो इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल होगा, कार्बन न्यूट्रल। अगर कार्बन न्यूट्रल ना हो तो कार्बन की फुटप्रिंट्स जो है उसमें कम से कम आए। उसी में हमारे कलीग फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक ही आल्सो टॉक्ड अबाउट ESG। तो ये बैकग्राउंड है जहां पर कि हम कर रहे हैं। अब रह गई बात, इसको आर्मी के ह्यूमन कैपिटल के कर्नल सावल ने बात की। बिल्कुल, बैंक्स आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस थिंग कि हमारा जो इंडिया का डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो ऐसा वर्ल्ड का भी आपने देखा होगा, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन वी हैव बिकम, बट वर्ल्ड ओवर में जो देखा जा रहा है इंडिया के इस चीज को एक लाइबिलिटी के रूप में नहीं देख करके एक डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में देखा जा रहा है कि जो हमारे पास वर्किंग पॉपुलेशन है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा। ये तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट था जिसके तहत हम लोग आज इंडिया में इसकी बात कर रहे हैं और इसको हम लोग चर्चा करने के लिए हैं। अब रह गई बात कमिंग टू बिहार। बिहार में पिछले साल में काफ़ी अच्छे प्रयास हुए हैं, चाहे पीएमईजीपी का टारगेट बढ़ाने का हो। सबसे पहले हम लोगों ने लास्ट ईयर जो शुरुआत की वो एसीपी एमएसएमई के टारगेट को बढ़ाने से की। 35,000 करोड़ इसके पहले एमएसएमई का टारगेट था, जिसको कि बढ़ा करके हम लोगों ने 70,000 किया, विच मीन्स कि हम लोगों ने एक कंसियस डिसीजन लिया कि बिहार में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन की एक नई क्रांति लेकर के आएंगे। एंड आई एम हैप्पी टू से, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज हमारे पास डाटा लगभग, आज सवेरे इसी में एक्चुअली डिले हो गया, डीएफएस डाटा मांग रहा था, डीएफएस के ज्वाइंट सेक्रेटरी का पर्सनल फोन कल ही आया और आज भी सवेरे आया कि मुझे चाहिए, उसी में सॉरी मैं लेट हो गया, उनको मैं बना के दे रहा था। तो कुछ डाटा को मैं शेयर करना चाहूँगा। यदि आप सीडी रेशियो की बात करें जो एक पैरामीटर है, अगर स्टेट की हम लोग बात करें तो आज हम लोग 50.76 विदाउट RIDF हमारा 31/3/2022 को डाटा था और आज वो बढ़ करके 53.66 हो गया, विच मीन्स ए ग्रोथ ऑफ 2.90%। जस्ट आप 2.90 आपको लग रहा हो बहुत छोटा फिगर है, जस्ट कंटेक्स्ट को हम सेट करने के लिए बता दें, बिहार के रेस्पेक्ट में 1% सीडी ग्रोथ लाने के लिए हमें करीब 5500 करोड़ लूट करने पड़ते हैं, 5500 करोड़। और अगर 2.90 की बात करें तो विच मीन्स 3% का ग्रोथ, विच इज ए ह्यूज ग्रोथ। और ये जस्टिफाई करता है हमारा एसीपी को। एसीपी जो हम लोगों ने एमएसएमई में बढ़ाया 35,000 से करोड़ के 70,000 किए। आई एम अगेन हैप्पी टू से कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार we have achieved a ACP target performance of 108%, which is a very huge for the first time. This has never happened in Bihar. लास्ट एक साल के दौरान जो CD रेशियो में ग्रोथ है, जो हमारा ACP परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल मतलब काबिल तारीफ है, सॉरी, थैंक यू फॉर। और जिले हमारे 40% से नीचे, आरबीआई की गाइडलाइन है कि 40% से नीचे जिसका सीडी रेशियो है उसके लिए हम लोग स्पेशल एक प्लान बनाते हैं जिसको कि हम लोग मॉनिटरेबल एक्शन प्लान कहते हैं। उसको हम लोगों ने साल के शुरू में 6 जिले हमारे थे जो 40% से नीचे थे। नो आई एम हैप्पी टू से एट द एंड ऑफ मार्च सिर्फ एक जिला मुंगेर रह गया है जो 40% से हमारे नीचे। तो ऑल दीज हम कंटेक्स्ट सेट करने के लिए कह रहे थे और पर्पस मेरा आने का था जो सर का कहना है। टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट कौन से?
नहीं, हम लोग 40% से नीचे ऐसे अदरवाइज आज हम नहीं निकाल, क्योंकि आज रफ हम लेकर के आए हैं, तो इसलिए और भी इनका कहना है कि सीडी रेशियो मुंगेर में ही 40 से कम, 40 से नीचे है। बाकी सभी जिलों में जो एक बिहार में हम लोगों ने एसीपी अचीव किया, उसका नतीजा सारे जिलों में दिख रहा है, और सिर्फ मुंगेर जिले अभी 40% से नीचे हैं। तो 6 से हम लोगों ने शुरुआत की थी और आज 1 है, तो ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कहला जाएगा। किसी भी पैरामीटर पर आप देख लें तो ये कॉन्टेक्स्ट सेटिंग था। अब हम आते हैं कि सर के जवाब पर, और पर्टिकुलरली मिलिट्री के लिए या फौज से जो रिटायर कर रहे हैं, वी ऑल नो अग्निवीर स्कीम भी आ गई है, जिसमें कि 4 साल के बाद उनको एग्जिट ऑप्शन उनको फिर ऑप्शंस कई सारे हैं कि पैरामिलिट्री में जा सकते हैं, उनके रिजर्वेशन होंगे, या गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में मे भी कि उनके लिए रिजर्वेशन हो कि भैया। लेकिन फैक्ट रिमेन्स कि जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है, जो हमारा डिसिप्लिन्ड सोल्जर है, जो आर्मी की ट्रेनिंग लेकर के आएगा, अगर आप समाज की बात करें तो वो दूसरे से तो ओब्वियसली एक डिसिप्लिन्ड है। मैं किसी को डिसिप्लिन नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कंटेक्स्ट सेट करना चाह रहा था कि जो आर्मी से रिटायर्ड हैं, जो इतनी रिगरस ट्रेनिंग लेकर के आए हैं, एनी डे ही इज ए बेटर डिसिप्लिन्ड सिटीजन देन एनी अदर को मैं दूसरा नहीं कर, लेकिन उनसे बेटर। अब रह गई बात कि इतने अगर डिसिप्लिन्ड सोल्जर, इतने अगर ह्यूमन कैपिटल में रिच लोग आते हैं, क्योंकि यू नो आपकी काबिलियत जो भी हो, आपकी डिग्री जो भी हो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है, अपने वर्क के प्रति फोकस होना बहुत ही जरूरी है। ये सारी चीजें इनबिल्ट आ रही है। अब रह गई बात की स्किल गैप की बात और बैंकों के सिस्टम प्रोसीजर्स की बात। तो जैसा हमारे पीएनबी के कोलीग कर रहे थे, जो हमारी रेटिंग है उसमें जो सीआरए की रेटिंग होती है, जिसके बेसिस पर हम लोग प्राइसिंग करते हैं, हम लोग प्रपोजल करेंगे या नहीं करेंगे, हर्डल रेट्स उनके होते हैं। ये डिफरेंट बैंकों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम एक आरबीआई गाइडलाइन के तहत एक जनरल बात कर रहे हैं कि डिफरेंट बैंकों में नोमेनक्लेचर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन हर बैंक में ये है सीआरए रेटिंग होती है, उसके हर्डल रेट्स होते हैं। उस हर्डल रेट से आगे जाते हैं तो उसमें हम लोगों को नंबर देंगे। हम अगर स्टेट बैंक की बात करें, उसमें हर्डल रेट हमारा SP10 है, मेरे ख्याल से SP10 है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, चाहे ब्रांच की ऑडिट हो या प्रपोजल की ऑडिट, अगर एक्सटर्नल कंप्लायंसेस में उनके मार्क्स नहीं है तो वो प्रपोजल को ऐड नहीं होता है। कहने का मतलब, अगर हम एडवांसेस प्रपोजल की बात करें तो इन्वायरमेंटल क्लियरेंस अगर उनको नहीं मिला हुआ है, प्रपोजल कितना भी अच्छा हो, वी कैन नॉट डू। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोग आते हैं, जो बायोप्लास्टिक्स की आज हम बात करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। डायरेक्टर साहब ने काफ़ी भली भांति बताया कि ये क्यों बैन किया गया। बैन इसलिए किया गया कि वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, सर्टेन माइक्रोन से ऊपर जो हैं, जो प्लास्टिक्स हैं, इसलिए बैन किया गया। और वो हमारे साइकिल में आ जाता है, एनवायरमेंटल साइकिल में आ जाता है। तो जब वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है तो लॉन्ग टर्म में जो एक डैमेज होता है एनवायरमेंट को, जो सोसाइटी को डैमेज, दैट इज अनथिंकेबल। जो हम लोग सस्टेनेबल ग्रोथ की बात करते हैं, जो यूएनडीपी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करता है, ये उससे मैच नहीं करता। तो वर्ल्ड ओवर में ऐसे इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की बात हो रही है जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल हो, लेकिन एट द सेम टाइम मार्केट भी उसको कैच करे। अब अगर मार्केट की बात करें तो उसमें भी ये ज़्यादा कंसर्न आ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हम ऐसे प्रोडक्ट खरीदें जो कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली। और यही वजह है कि आप देखें, अगर हम डाटा की बात करें, पतंजलि का प्रोडक्ट आप सभी जानते हैं, हम डाटा अभी एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन आप सभी जानते हैं, पतंजलि ने जब अपना पोजीशनिंग किया तो वो यही पोजीशनिंग किया कि हम भैया इन्वायरमेंट के मतलब प्रति हैं, चाहे आयुर्वेदा हो, चाहे जो भी हो। हमें आज देखिए वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को भी टक्कर देगा। कहने का मतलब कि सोसाइटी हैज आल्सो एक्सेप्टेड दिस थिंग कि जो प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली होंगे, जो इन्वायरमेंट के कंपैटिबल होंगे, उन प्रोडक्ट को हम लोग लेंगे। तो आर्मी से जो लोग रिटायर कर रहे हैं, तो जस्ट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, बिहार सरकार में पीएमईजीपी तो हमारी एक फ्लैगशिप स्कीम है ही, इसके अलावा पीएमएफएमई भी एक हमारी स्कीम है। नॉट ओनली दैट, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना भी बिहार सरकार चलाती है, जिसमें 10 लाख का लोन दिया जाता है, जिसमें 5 लाख लगभग नॉन रिटर्नेबल है और 5 लाख जो है वो इंटरेस्ट काफ़ी लो इंटरेस्ट है। एक तो वो है ही। दूसरा, बैंक बिहार सरकार ने स्टार्टअप पॉलिसी लेकर के आई है, जिसके तहत
बैंक जो स्टार्टअप क्षेत्र में आएंगे उनके लिए भी अनुदान का प्रावधान है, जिसमें बिहार सरकार नॉन रिटर्नेबल अनुदान देती है। जो कोवर्किंग स्पेस अभी पटना में कई सारे चेंजेस हो रहे हैं, मैं सभी का ध्यान उसकी तरफ आकृष्ट करना चाहूँगा। कोवर्किंग स्पेस डाक बंगला मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स में बनाया गया है। उनके लिए कह सकते हैं क्यूबिकल सेल्स पर घंटे पर भी बनाया गया, जो अभी तक नहीं था। बिहार सरकार लेदर पॉलिसी लेकर के आई है, एमएसएमई के लिए पॉलिसी लेकर के आई है, क्लस्टर फाइनेंसिंग की भी पॉलिसी लेकर के आई। आप चनपटिया मॉडल हमारा आज कोविड पीरियड में जो भी बिहारी लोग यहाँ पर आए तो संजोग से वहाँ डीएम ऐसे डायनेमिक थे, उन्होंने चनपटिया में ऑफर किया और आज चनपटिया मॉडल देश भर में चर्चा का विषय है, जो क्लस्टर मॉडल है, एमएसएमई का क्लस्टर मॉडल है। तो एमएसएमई के कई क्लस्टर्स कई जगह डेवलप हो रहे हैं। जैसे मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ लेदर क्लस्टर डेवलप हो रहा है। कई जगह भागलपुर की बात करें, बांका की बात करें तो वहाँ एक सिल्क क्लस्टर डेवलप हो रहा है। तो हम इस चीज़ों की तरफ इसलिए लाना चाह रहे हैं आपका ध्यान, या क्या हम आकृष्ट करना चाहेंगे आपका ध्यान, ताकि हम लोग इन चीज़ों को भी ले सकें अपने थिंकिंग में। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर जब आता है बाजार में, उसके लिए ऑप्शंस कई सारे हैं। बैंकों की तरफ से तो कई सारे ऑप्शंस हैं ही, बैंकों ने अपनी पॉलिसी को भी काफी ट्वीक किया है। एसएलबीसी के फोरम पर भी इस बात की चर्चा हुई है कि व्यवसायियों को जो बैंक में आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत नहीं हो। अगर कोई दिक्कत हो तो उसका एस्केलेशन मैकेनिज्म है, जिसको कि हम लोग काफ़ी स्ट्रांगली लेते हैं। चाहे वो मुख्यमंत्री के जनता दरबार में क्वेश्चंस आते हैं तो वो हम लोग टेकअप करते हैं गवर्नमेंट के साथ, या और भी कहीं भी कोई इकोसिस्टम में किसी तरह के कंप्लेंट आते हैं तो हम लोग काफ़ी स्ट्रांगली उसको लेते हैं। प्रशासन की तरफ से भी लेते हैं, सरकार की तरफ से भी लेते हैं, एसएलबीसी की तरफ से भी लेते हैं और कई सारे। तो हम ये इस फोरम पे ये कहना चाहेंगे कि ये काफ़ी नोबल काउज है। इसमें बैंकों ने अपने अपने सिस्टम बना रखे हैं, आप बिल्कुल उसका लें और आप इसके बियॉन्ड भी सोचें कि हम लोग इस इकोसिस्टम को यूज करके कैसे अपने जो फौजी भाई हैं जो आ रहे हैं इस सिस्टम में, जो कि आज के टॉपिक का मकसद भी है, कि उनको कैसे हम ट्रेन करें, कैसे हम उनको इन बात का यकीन दिलाएं कि वो बैंक में जाएंगे तो उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। उनके जो प्रोजेक्ट हैं उसको हम लोग सिंपैथेटिकली देखेंगे। जो उनके और भी कई सारे फेयर वितल हैं वो दैट वे हम लोग ये बताना चाहेंगे कि बैंकों की तरफ से जो फौजी आ रहा है ही इज नॉट अवेयर अबाउट बैलेंसिंग। तो हम बैंक से भी जितने लोग आए हुए हैं उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नया एंटरप्रेन्योर है, उनके पास जज्बा है, उनके पास मे बी स्किल नहीं है, तो ये स्किल उनका बढ़ाना हम लोगों का काम है। पीएमबीजीपी में तो हम लोगों के पास इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जहाँ पर कि ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दी जाती है या आरसीटी के थ्रू भी ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन इन बियॉन्ड दैट भी अगर है तो हम लोग का ये प्रयास हो। एमएसएमई इंडिया इंस्टीट्यूट हम लोग पिछले साल नई बिल्डिंग के उद्घाटन में आए थे और तब से ये काफ़ी डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ा है और कई सारे हो रहे हैं जो इस इंस्टीट्यूट में नया डेवलपमेंट। पता नहीं डायरेक्टर साहब तो लगता है कि थोड़े अपने बात को दबा के रखे हैं, उनके बिहार पे हम ही बता देते हैं। ये यहाँ जो लेबोरेटरी बनी है, अब हम लोग उस लेबोरेटरी में जो कई प्रोडक्ट हम लोग बाहर टेस्टिंग के लिए जाते थे, आज हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। और जैसा डायरेक्टर साहब से मेरी तो अक्सर, चूंकि हम एसएलबीसी में हैं तो अक्सर हमारी बातचीत होती रहती है कई सारे पॉलिसी इशूज़ पर भी। तो जो सर से बात हो रही थी कि आने वाले समय में जो एक मार्क का सर्टिफिकेशन है वो भी मेरे ख्याल से यहाँ से शुरू होगा और सर के द्वारा यहाँ जो निकाली जा रही है जो प्रयोगशाला के रिपोर्ट होंगे वो सभी जगह एक्सेप्ट होंगे। जिसमें उद्घाटन हुआ था मुझे अच्छी तरह याद है, उस समय ही ये चर्चा की बात आई थी और डायरेक्टर साहब ने उसी समय कहा था कि हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। एंड आई एम हैप्पी कि विदिन 1 ईयर ये इसको हम लोग स्ट्रीमलाइन कर पाए और आज यहाँ की लेबोरेटरी जो टेस्टिंग रिपोर्ट्स दे रही हैं वो ऑल ओवर इंडिया में मान्य हैं और वो आगे चलकर हमारा जो सर्टिफिकेशन है, चाहे ISO 2005 हो या एक मार्क का सर्टिफिकेशन हो, वो आगे चल करके ये सारे सर्टिफिकेट्स वहाँ पे वैलिड हो। तो हम इस फोरम से सभी बैंकरों से भी अनुरोध करेंगे कि आज एक बहुत अच्छा माहौल बना है। आप देख लें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, आज बिजली की कोई कमी नहीं है पूरे बिहार में। पूरे बिहार में जाना कहीं भी आप जा सकते हैं, रोड की कोई कमी नहीं है।
लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, वो अब बिहार नहीं है जिसके लिए फियर हुआ था करता था। आज यूपी भले धमाका कर रहा हो, लेकिन बिहार में एटलीस्ट लॉ एंड ऑर्डर पे वो इशू नहीं है। थोड़े बहुत तो होते रहेंगे, वो ऑल टुगेदर डिफरेंट इशू है। कहने का मतलब जो इकोसिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, रोड की बात करते हैं, कनेक्टिविटी की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, आज बिहार एक बहुत अच्छे पोजीशन पर है। तो हम जो फौज से रिटायर भी होकर के आ रहे हैं, उनको उस हिसाब से हम कहें पिचिंग करने के लिए कि इन सारी सुविधाएं जो हमने अभी चर्चा की, बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी की, एसएलबीसी की तरफ से डिफरेंट बैंकों को जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, जो एसीपी का बजट बढ़ाया गया, ये उन सारे पोटेंशियल्स को देखते हुए ध्यान में रखा गया है कि हम लोग ये चाह रहे हैं कि बिहार एक जो ट्रेडिशनल सोच है कि यहाँ लोग जॉब सीकर हैं, बिहार के बारे में यही बाहर उम्मीद है। वो छोटे से लेके बड़े तक का स्तर है, मतलब कहने का मतलब वो लेबरर से लेके आईएएस तक में यही आती है बात कि बिहारी लोग जॉब सीकर, दे नो वन, दे सीक जॉब। लेकिन हम लोग को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर हमारी पॉपुलेशन की बात करें तो आज हम लोग इंडिया के 9% पॉपुलेशन है, लेकिन अगर आप एरिया की बात करें तो 2.9% है, जो 3% ऑफ द टोटल इंडिया का एरिया है। तो आप देख लीजिए 9% आबादी 3% के इस पर है, तो लैंड पर काफी दबाव। आज एग्रीकल्चर हमारा मेन स्टे है, 70% लोग इस पर डिपेंडेंट है बिहार में। लेकिन एवरेज लैंड होल्डिंग की अगर बात करें तो इंडिया के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है, 0.30 हेक्टेयर है, जबकि ऑल इंडिया का 1.30 हेक्टेयर है। कहने का मतलब जो इकोनॉमिक होल्डिंग है, जो इकोनॉमी ऑफ स्केल हम ले सकते हैं एग्रीकल्चर में, आज वो नहीं है। तो आखिरकार जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, जो 70% डिपेंडेंट है एग्रीकल्चर, वो कहाँ जाएगा? वो यही जाएगा एग्री बेस्ड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज है। एग्री में भी कई तरह के बदलाव हमारे यहाँ हो रहे हैं, जैसे नाबार्ड का है, ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है 10,000 एफपीओ इस्टेब्लिश करने। तो एफपीओ भी कई सारे बन रहे हैं। एफपीओ बनाने का मकसद ये है कि सभी लोग एक कंबाइंड रूप में, कोऑपरेटिव मूवमेंट यहाँ पर उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। भूदान आंदोलन में जो लैंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में बात करें, बिहार में उतने नहीं आ पाए। जो एक्सेस लैंड होल्डिंग थी वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाया। तो ये वजह है कि आज जो एवरेज लैंड होल्डिंग है वो काफी कम है, जमीन पर काफी दबाव है। वो एक लॉ एंड ऑर्डर का भी कारण है, वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है, उस पर हम नहीं जाएंगे। लेकिन आज लैंड पर जो दबाव है, तो इंडिया अगर बिहार को कंट्रीब्यूट करना है इंडिया के जीडीपी में, ऐसे इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ में आप देखें सीएजीआर अगर लें लास्ट 6 साल का, तो बिहार का काफ़ी अच्छा है, इंडिया के रिस्पेक्ट से भी काफ़ी अच्छा। लेकिन ऑल आर ड्रिवन बाय सर्विसेज, सर्विसेज, क्योंकि यहाँ आप सर्विसेज में आबादी इतनी ज़्यादा है, सर्विसेज का यहाँ पर काफ़ी डिमांड है। लेकिन अगर हम लोगों को एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है स्टेट के जीएसडीपी में, स्टेट के इसमें, तो हम लोगों के ऐसे इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने होंगे बिहार में, जहाँ पर कि कोई भी एंटरप्रेन्योर आ रहा है तो वो इस बात को लेकर आश्वस्त हो कि हम जो काम करना चाहते हैं उसमें इनेबलिंग एनवायरनमेंट हमको मिलेगा, स्टेट की तरफ से मिलेगा। कई स्टेट अपनी अपनी पॉलिसीज ला रहे हैं, बिहार भी पीछे नहीं है, बिहार भी अपनी पॉलिसी लाई है और बहुत मजबूती के साथ लाई है, ताकि हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो इंडिया का हमारा ईज 5 है, उसके तहत बिहार में भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जा सके। तो हम सारे बैंकरों से और टंडन साहब से भी कहेंगे कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बना है, हम लोग सभी लोग मिल करके काम कर रहे हैं, सभी लोगों में ये सोच आई है कि हम लोग सभी मिल करके आगे बढ़ें, बिहार को आगे बढ़ाएं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे बैंकर से भी और जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं आपके बिहार से, कि वो भी आगे आएं और हम लोग पॉलिसी लेवल पे जो चेंजेस हैं उसके लिए भी तैयार हैं, पॉलिसी लेवल पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करके जो भी हो, तो हम लोग आगे बढ़ करके एक विकसित बिहार की तरफ बढ़ें, ताकि हम लोग सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। थैंक यू, थैंक यू। चलिए।